हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों ही सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40+ क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। शिक्षा किस सूची का विषय है? एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? और देखिएगा, आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। शिक्षा की सूची का विषय है, तो जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है समवर्ती सूची, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा गोल्फ। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जल्दी से आंसर करिए। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा बलदेव सिंह। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। उकाई परियोजना किस राज्य में है? उकाई प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? तो देखिए, उकाई परियोजना आपसे पूछ सकता है किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। राइट, तो यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। और देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था। राइट, कमेंट बॉक्स में सेशन कंप्लीट होने के बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 6 महीने की अवधि तक लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? यानी कि आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा आपका मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8 सामने स्क्रीन पर, पनामा नहर प्रशांत और किस महासागर के बीच स्थित है? द पनामा कैनल इज लोकेटेड बिटवीन द पैसिफिक एंड विच ओशन? तो पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं सामने स्क्रीन पर। 3 बीघा कॉरिडोर भारत के किस राज्य से जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस राज्य से जोड़ता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा 3 बीघा कॉरिडोर भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। वेयर इज द आगा खां पैलेस? आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सभी ने सी को आंसर देना है। आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? ड्यूरिंग हुज रीजन द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू फोर्स? तो स्थायी बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लीनिंग टावर स्थित है
वेयर इज द लीनिंग टावर लोकेटेड? लीनिंग टावर को हिंदी में बोलते हैं झुकी हुई मीनार। क्लियर? और ये कहाँ पे है? तो ये पीसा में है। पीसा कहाँ पे है? तो इटली में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? आंसर करिए। तो उज्जैन नगर जो है यह आपका शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यहां पे सेक्शन ए कंप्लीट है। बढ़ते हैं सेक्शन बी पर। 16 से 30 पूरे 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के। और जब आप सभी लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करिएगा कि सेक्शन ए में कितना स्कोर हुआ है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। चलिए इसका आंसर करिए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? तो सिरके में यहाँ पे एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, एकॉस्टिक्स किससे संबंधित विज्ञान की शाखा है? एकॉस्टिक्स किससे संबंधित विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, ध्वनि। क्या सभी ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं? आंसर मैच करते जाइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, 7.4। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या अदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? तो यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। त्वरण जो है यह क्या है? सदिश राशि का एग्जाम्पल है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। 20 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? व्हाट इज बी कीपिंग कॉल्ड? देखिएगा आज ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस नहीं हो रहे हैं क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब हम जीके और जीएस का सेशन करेंगे तो हम डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मधुमक्खी पालन जो है यह एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रो? और देखिएगा अब से आपकी क्लास भी जो है वो डेली ही सुबह लगेगी 10 बजे। बहुत दिन से आपकी क्लासेस में गैप चल रहे हैं, राइट? क्योंकि एग्ज़ाम तो देखिए जब होना होगा तभी होगा। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया है और अभी भी आगे हम लोगों का प्रयास जारी है। जितनी जल्दी हो सके आपका एग्ज़ाम करवाने का ट्राई करेंगे और नई जो वैकेंसी है उनके लिए भी ट्राई करेंगे। कोशिश करेंगे 2 साल की छूट भी मिले, ठीक है? परंतु आपको पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्लास हमारी अब से डेली चलेगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है क्लासेस, बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, और देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो देखिए असली फौजी वही होता है जो कि हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है, राइट? तो अभी परिस्थितियां आपकी विपरीत चल रही हैं। तो देखिएगा जब सुख हमेशा नहीं रहता तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई करते जाना है, हमेशा कॉपी किताबों के टच में ही रहना है क्योंकि ये आपका लास्ट दाव है। इसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैंसर के उपचार के लिए किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, रेडॉन गैस।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी सबसे इजी है, ऑक्सीजन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार, जल से बर्फ बनना किसका उदाहरण है? फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। यहां पे सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ऑप्शन डी। क्या सभी ने आंसर दिया है? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण से होता है? विच इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हाट? तो इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, CH4। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने स्क्रीन पर, आयरन का संकेत क्या है? और सबसे इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी Fe बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। 29 है सामान्य ज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एज प्रेशर इंक्रीज? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखिए, दबाव बढ़ने या घटने से ध्वनि की गति पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, समान रहती है। दबाव बढ़ने से ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की गति समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहां पे आपका सेक्शन ए सामान्य ज्ञान और सेक्शन बी सामान्य विज्ञान कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, 31 से 45 तक पूरे 15 क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिस्कस करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग 41 तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए, यहां पे आपको क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अगर मैं एक संख्या x मान लूं, एक संख्या y मान लूं, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। और आपको बोला है इन संख्याओं के वर्गों का योग 41 है, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 41 है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है? आपको x माइनस वाई के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, x माइनस वाई के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। हमको गुणनफल निकालना है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे फटाफट से। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 1 दे रखी है, और यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 41 दे रखी है, यहाँ पे हमने 41 लिख दिया, माइनस 2xy। अब ये 41 इधर जाके जब 1 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 40 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है? माइनस 2xy है, राइट। ये माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया, 2 से हम 40 को भाग करेंगे तो 20 टाइम में जाएगा, यानी कि आपकी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई।
ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमको गुणनफल ज्ञात करना था, एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। देखिए अगर हम 6 की क्यूब करते हैं तो हमारे सामने क्या वैल्यू बनती है, 216 बनती है। तो यहां पे हमको वही चीज निकालनी थी, है ना, क्यूबिक रूट की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर, 1 फीट कितने इंच के बराबर होता है। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, सभी का क्लियर होना चाहिए, इसमें तो सॉल्व करने लायक कुछ भी नहीं है। तो 1 फुट में टोटल 12 इंच होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34, सोनू मोनू से 10 वर्ष बड़ा है, मोनू रीना से 10 वर्ष बड़ा है। यदि तीनों की आयु 90 वर्ष है तो मोनू की आयु ज्ञात करें। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर मेरे से पहले सॉल्व करने का प्रयास करना है और मेरे से पहले सॉल्व करके आंसर भी मैच करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। देखिए एस से मैंने लिख दिया सोनू, एम से मैंने लिख दिया मोनू और आर से मैंने लिख दिया रीना, राइट। अब यदि मैं मान लूं कि रीना की आयु कितनी है, एक्स है, तो मोनू रीना से 10 वर्ष बड़ा है तो मोनू की आयु एक्स प्लस 10 हो जाएगी। समझ रहे हो। अब यहां पर देखिए पहली लाइन कि सोनू मोनू से 10 वर्ष बड़ा है, तो अगर मोनू एक्स प्लस 10 है तो सोनू तो एक्स प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि ये मोनू से 10 वर्ष बड़ा है। क्लियर है इतना। अब देखिए इन तीनों की टोटल आयु है 90 वर्ष, तो हम यहां पर भी इनका टोटल कर लेते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा के, राइट। ये भी तीनों की आयु का टोटल हो गया और यहां पे टोटल दे रखा है आपको 90 ईयर। अब देखिए जोड़ेंगे हम तो यहां पे 3x हो जाएगा, प्लस यहां पे आपका 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। तो 30 इधर जाके जब 90 में माइनस होगा तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी बचेगी, 60 बचेगी। तो यहाँ पे 3 से हम 60 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 20 आ गई। हमको निकालनी है मोनू की आयु। मोनू की आयु कितनी है जी, x प्लस 10 है। यदि x बराबर कितना है, 20 है, तो x में आपको 10 जोड़ना है, तो मोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर है आपके, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 147 है, यदि उनका एलसीएम 21 है तो एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए एचसीएफ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। संख्याओं का गुणनफल नीचे आपका एलसीएम होगा, क्लियर। और अगर आपको एलसीएम निकालने को बोले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल नीचे आपका एचसीएफ डिवाइड में चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा है ना। अब देखिए ध्यान से, गुणनफल कितना दे रखा है दोनों संख्याओं का, 147, और एलसीएम आपको दे रखा है 21। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका सिंपली 7 टाइम में कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि उनका एचसीएफ कितना है, 7 है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, 8 तथा 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए तृतीय अनुपात यानी कि आपको सी की वैल्यू निकालनी है और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है आपका b²/a। तो यहाँ पे b आपका 16 है तो हम 16 को 2 बार लिख देते हैं, 16 गुणा 16, और डिवाइड कर देते हैं हम इसको 8 से। तो देखिएगा 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना होता है, 32। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया होगा। फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, लगातार 40 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए।
आपसे ये नहीं बोला कि लगातार 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। लगातार 40 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए, पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, ऐसे करते करते जो आखिरी सम संख्या है वो कौन सी है, आपको 40 दे रखी है। तो हमें पता लग रहा है कि जितनी भी ये सीरीज है इन सभी के अंदर डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो जब भी डिफरेंस सेम हो और हमको एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। पहली संख्या 2 है, लास्ट संख्या 40 है, इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 42 बनेगा और डिवाइड बाई आपको कितना करना है, 2 करना है। तो डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 21, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। सभी को समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का भी आंसर करिए। 200 रुपये की किसी वस्तु में 20% की कमी हो गई तो वस्तु के मूल्य में कितने रुपए की गिरावट आई है। तो देखिए, आपको 200 में से 20% निकाल देना है। 200 की कोई वस्तु थी जिसमें उसमें 20% की कमी हो गई। 200 में अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका 40 बनेगा। यानी कि 200 रुपये की वस्तु थी, उसमें आपको बताना है कितने रुपए की गिरावट आई है। तो 200 का 20% कितना होता है, 40 होता है। यानी कि उसमें टोटल 40 रुपए की गिरावट आई है। आपको यही बताना है, आगे आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है ना। 20% की कमी हुई है, कितने रुपए की गिरावट आई है, यानी कि जितने परसेंट की कमी होगी उतने ही रुपए की गिरावट आएगी। तो 200 का 20% 40, यानी कि 40 रुपए की कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए सामने स्क्रीन पर, किसी वस्तु का मूल्य 720 रुपये है, यदि उसको बेचने पर 40 रुपये का लाभ हुआ तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस, और अगर लाभ हुआ है तो आपको प्लस में प्रॉफिट कर देना है, और अगर हानि हुई होती तो यहाँ पे माइनस लॉस कर देते, सिंपल। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 720 रुपये, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 40 रुपये का, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 760 रुपये होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जल्दी से आंसर करिए। मूलधन ज्ञात करें, यदि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 960 रुपये हो। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पे आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, जबकि आपको मिश्रधन ऑलरेडी दिया है और ब्याज की दर साधारण है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, अमाउंट इंटू 100, डिवाइड में आपको क्या लगाना है, अमाउंट इंटू 100, 100 प्लस रेट इंटू टाइम। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको अमाउंट दिया हो और आपको मूलधन निकालना हो। देखिए, अमाउंट कितना है, 960 रुपये, 960 गुणा 100, नीचे क्या है 100 प्लस, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 2 वर्ष, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, और 20 को हम नीचे 100 में ऑलरेडी जोड़ेंगे तो नीचे आपका 120 आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ। इतना क्लियर है सभी को। अब देखिए, 0 से 0 कैंसल, 12 8 96, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपये इसका मूलधन आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन बेस्ड है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। और एरिया कितना दिया है, 16√3 दिया है, तो √3 से आपका ये सामने वाला √3 भाग हो जाएगा, ये 4 इधर जाके 16 में गुणा हो जाएगा,
तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16 गुणा 4 कर देता हूँ, राइट। तो मैं यहीं से डायरेक्ट अंडर रूट निकाल लेता हूँ, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट बनेगा 16 का अंडर रूट 4 और 4 का अंडर रूट 2। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। आयत का विकर्ण ज्ञात करें यदि लंब 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो। आयत का विकर्ण यानी कि आपको डायगोनल की वैल्यू निकालनी है और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? देखिए एल कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 बनेगा, प्लस चौड़ाई है आपकी 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और ये ऑलरेडी क्या है अंडर रूट में है। अब इनको जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6 169 अंडर रूट, तो अंडर रूट 169 की वैल्यू कितनी बनेगी? 13 बनेगी, है ना। 169 अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 13 बनेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए जल्दी से। किसी घन का विकर्ण 21√3 सेंटीमीटर है तो उस घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आंसर करिए। देखिए घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3a, जिसकी वैल्यू आपको दी है 21√3। √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी? 21 सेंटीमीटर। यही आपको बताना था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी है तो क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश में सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उस काम को 20 दिन में करता है। सबसे पहले हमको टोटल वर्क पता होनी चाहिए और इन दोनों के एक दिन के कार्य करने की क्षमता पता होनी चाहिए। तो देखिए यदि हम इनका एलसीएम ले लें जो कि 20 आएगा, और ये 20 क्या है? टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। देखिए 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, ये 2 और 1 क्या है? इनके कार्य करने की क्षमता है। अब आगे देखिए, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों की एफिशिएंसी का अगर हम टोटल करेंगे तो 3 बनेगा, और इन्होंने 5 दिन तक काम किया है तो इन्होंने टोटल 15 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखिए, टोटल काम 20 यूनिट था जिसमें से 15 यूनिट हो गया तो कितना बच गया? 5 यूनिट, है ना। शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब देखिए यहां पर एक काम छोड़कर चला गया है, तो शेष काम जो बचा है 5 यूनिट, वो कौन करेगा? बी करेगा, और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1 है। तो शेष काम जो है वो 5 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन, कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि सिंपल ईयर में जैसे 15 सितंबर 2000 तो ये आपका 2000 लीप ईयर है, परंतु ये क्या है? फरवरी के बाद आ रहा है ना। मैं आपको एक बार सिंपल से क्लेरिफाई करता हूं। मान लीजिए आपको बोले कि 1 जनवरी 2001 को क्या है? सैटरडे है, तो 1 जनवरी 2002 यानी कि सेम डे अगले साल आपका एक दिन बढ़ जाता है, उस दिन आपका संडे होगा। ऐसे ही लीप ईयर देखिए, अगर आपको बोलेगा कि 1 मार्च 2003 को क्या है? सैटरडे है, तो नेक्स्ट ईयर 1 मार्च 2004 को आपको क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2004 क्या है? लीप ईयर है,
और लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है ना। परंतु देखिए यहाँ पर क्या है, 2000 आपका लीप ईयर है, बट यहाँ पे आपके फरवरी का कोई लेना देना ही नहीं है। फरवरी आपकी हट चुकी है, यहाँ पे आपको सीधा ही सितंबर की डेट दी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक दिन बढ़ेगा। अगर 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को क्या होगा, शनिवार होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। 16 से 46 से 50 टोटल 5 क्वेश्चन। इसका आंसर करिए। पृथ्वी नीला है तो मंगल ग्रह को क्या बोलेंगे? देखिए, पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं, तो मंगल ग्रह को हम कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 सामने स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर करिए। यहां पे आपको बताना है PALE को लीप लिखते हैं तो पोष को कैसे लिखेंगे? देखिएगा ध्यान से, लिखा है PALE, इसको क्या लिखा है? LEAP। देखिए ये LE जो है ये पहले आ गया, फिर जो है ये PA है, इसको उल्टा करके लिखा है PA। ठीक है, इसमें यहां से स्टार्ट किया है। ऐसे यहां पर देखिए POSH, इसमें जो SH है ये आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, आगे जो आपका PO है इसको ऐसे लिखेंगे PO, तो ये आपका शॉप बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। BH को E के लिखते हैं तो LO को कैसे लिखेंगे? देखिए B के बाद क्या है, C और D को छोड़कर E लगाया है, H के बाद I और J को छोड़कर K लगाया है, 2 अल्फ़ाबेट छोड़कर तीसरा अल्फ़ाबेट ऐड किया है। तो ऐसी L के बाद क्या है, M और N को छोड़कर O लगाएंगे, O के बाद P और Q को छोड़कर R लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। तो देखिए मंगल ग्रह, वरुण और अरुण ये तीनों क्या हैं? ग्रह हैं। जबकि सूर्य क्या है? यह एक तारा है, यह स्टार की कैटेगरी में आता है। यह किसी भी प्रकार का ग्रह नहीं है, बल्कि जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सूर्य जो है इन सबसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी छुट्टी है। इसका आंसर करिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इसके अंदर सिर्फ आपको डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है। देखिए इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, आगे 5, आगे 6, फिर आगे 7 का डिफरेंस और यहाँ पे आपको 8 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में 9 का डिफरेंस होगा। और यदि मैं 31 में 9 को ऐड करूं तो यहाँ पे आपकी संख्या कौन सी आएगी? 40 आएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर, जिसके अंदर हमने जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं। सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी और सेक्शन डी में राइट। और देखिएगा आप चाहे तो हमारी ई बुक भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिटेल दिखाई दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।